हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम 4 क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है और आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको यहाँ से पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना है उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो पैटर्न आपका जैसे एनुअल में हुआ था वही पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो आपने एनुअल एग्ज़ाम जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहने वाला है, यानी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कंप्लीट जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से कवर करोगे। ये जो वीडियो है इसमें हम पेपर हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, टाइम अलाउड दिया गया है 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। तो खंड क में आपको 1 अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे 1 से 15 तक। 2 से 5 तक क्वेश्चन 2 अंक वाले हैं। 6, छठा, 7वां 3 अंक वाला है। 8वां 9वां 5 अंक वाला है। 10 से 13 जो है 4 अंक वाले केस बेस्ड प्रश्न रहेंगे और प्रश्न संख्या 14 जो है वो आपकी 5 अंक का प्रश्न रहेगा मानचित्र आधारित। तो यहाँ से आप जो भी पेपर का पैटर्न है वो समझ सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे। खंड कर दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। इनमें सही विकल्प का चयन जो है वो आपको करना है। शिक्षा को लेकर मेरा विचार है कि विद्यालय ऐसे हों जहां बच्चे खुश रह सकें व मुफ्त व रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय बच्चों की रचनाशीलता एवं उनके चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। बताइए उपरोक्त विचार किस महान विचारक के हैं। तो ये किसके विचार हैं? ये है रविंद्रनाथ टैगोर के। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड, उत्कर्ष को एक विशेष राज्य होने के कारण एक दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए उत्कर्ष के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये हनन किसका हो रहा है? उसके स्वतंत्रता के अधिकार का। थर्ड है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है जीव जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है और जीव जंतु हमारे पारितंत्र का हिस्सा है। तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा कि दोनों ही ठीक है और इसका कारण भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में 2000 रुपए के नोट को बंद करने का अधिकार किस सरकार के पास है। तो ये जो अधिकार है ये किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में निम्नलिखित में से किस प्रांत का विभाजन किया था। तो किसका विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 12 जो है सदस्य वो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? रक्षक मेखला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं? 1 नवंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार आपको बताने हैं। तो ये कितने हैं? 1079 जो है ये टोटल पद हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीरंगपट्टम की जंग में कौन विजयी हुए। तो श्रीरंगपट्टम की जंग में जो है अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? बी, न्यायपालिका तक जाने के लिए पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है। तो कौन सा एक निजी क्षेत्र का उपक्रम रहेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर आपको फसल की पहचान करनी है। पहला है, इसके उत्पादन के लिए काली एवं जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। नंबर 2, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। तो विकल्प क्या रहेंगे? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलता है? वो कपास से मिलता है और उसके लिए काली और जलोढ़ मृदा ही उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये कब लागू हुआ? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही मिलान आपको करना है। तो इसमें देखिए सही मिलान क्या रहेगा? सी, बेगम हजरत महल जो है उनकी लखनऊ, ये सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड ख दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। सेकंड का ए दिया गया है, भूमि संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो भूमि संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय कौन से हो जाएंगे?
इसमें देखिए वन रोपण जो है, भूमि उद्धार, अतिचारण पर रोक और रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित करना। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक कीटनाशक उर्वरक उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पशुओं को जो है ज़मीन पर चराना नहीं चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अथवा में दिया गया है मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? जनक सेल का स्वरूप क्या है, जलवायु कारक क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, जैव पदार्थों की भूमिका, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्लासी के युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो प्लासी के युद्ध के कारण क्या रहे वो आपको बताना है। तो सिराजुद्दौला का कंपनी को चेतावनी देना, ये सबसे मेन कारण था जिसको उन्होंने अपनी इंसल्ट माना। कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला, ये प्लासी युद्ध का कारण था। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना कमजोर लोगों की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है और लोगों को शोषण से बचाना जो है ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, भारतीयों की शिक्षा को लेकर प्राच्यवादियों के दृष्टिकोण का उल्लेख जो है वो आपको करना है। तो भारतीयों की शिक्षा को लेकर प्राच्यवादियों का दृष्टिकोण क्या था? पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान के प्रोत्साहन पर बल दिया जाना चाहिए, वही पढ़ाया जाए जिसमें वे पहले से ही परिचित है। यानी हमारे देश में अगर संस्कृत का प्रचलन ज़्यादा है था उस समय, तो संस्कृत ही पढ़ाई जानी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता वाले जो सब्जेक्ट थे उनको नहीं पढ़ाना जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अथवा में भारतीयों की शिक्षा को लेकर वुड के नीति पत्र का उल्लेख कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड का नीति पत्र जो है क्या कहता था? यूरोपीय शिक्षण से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ऐसा वुड डिस्पैच ने कहा था। पूर्व का साहित्य त्रुटियों से भरा हुआ है और यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से वो व्यवहारिक लाभ होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, खंड ग में अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। 6 का ए है, भारत में संसद की भूमिका बताइए। तो भारत में संसद की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। थर्ड है, कानून का निर्माण करना। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। फर्स्ट है, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाना। थर्ड रहेगा, किसी विधेयक के कानून के लिए बनने के राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। कोई भी विधेयक होता है तो उसको कानून अगर बनना है तो राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद उसको राज्यसभा में पास होना जरूरी है। लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करना एवं संशोधन करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, वन सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो वन सत्याग्रह में, तो इसका आंसर हो जाएगा, वन सत्याग्रह की विशेषताएं क्या रहेंगी? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। चराई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ना, वन संसाधनों पर अधिकारों के सीमित हो जाने के कारण विरोध करना था और बहुत सारे गाँव में स्वराज का ऐलान कर दिया गया था। तो ये सारे कारण थे वन सत्याग्रह के। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अथवा में देखिए, दांडी मार्च की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दांडी मार्च की क्या क्या विशेषताएं थी? आंसर रहेगा, नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा की थी। नमक पर टैक्स से सभी वर्ग जो है वो क्या थे? प्रभावित थे, जिसकी वजह से सब में जो है गुस्सा फैल गया, रोष फैल गया। साबरमती से 240 किलोमीटर तक दूर दांडी तक यात्रा की थी। किसानों, आदिवासियों, महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी थी। ठीक है, यानी सभी लोगों की, सभी तबके के लोगों की इसमें भागीदारी थी। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक प्रिय है? किन्हीं 4 कारणों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा। तो कौन सा मौलिक अधिकार सर्वप्रिय है? तो देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपको कौन सा मौलिक अधिकार अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार वो सबसे प्रिय है और मुझे लगता है कि आप सबको भी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो बहुत अच्छा लगता है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक यह अधिकार विस्तार से वर्णित है। आपको कौन सा अधिकार अच्छा लगता है, कौन सा मौलिक अधिकार, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो हम यह अधिकार हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्वक सभा करने, कहीं भी आने जाने और किसी व्यवसाय या रोजगार को चुनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोकतंत्र की नींव। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिकों को अपनी राय रखने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर मिले। थर्ड है विकास को प्रोत्साहन। तो जब व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं तो वे नई सोच विकसित कर पाते हैं।
तो ये आंसर ये हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है मानव गरिमा का सम्मान। आप चाहो तो इसमें ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। स्वतंत्रता के बिना जीवन अधूरा लगता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक सम्मान पूर्वक और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सके। नेक्स्ट देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखने हैं। तो देखिए, आप इन्हीं में से कोई भी 4 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें जैसे कच्चे माल की उपलब्धता है, भूमि है, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, ठीक है, उसके अलावा बाजार, तो ये कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, किन्हीं 3 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। औद्योगिक प्रदेश क्या हैं? तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ जो है वो आपस में बांट देते हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश कौन से हैं? मुंबई पुणे समूह है, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खंड अड़ दिया गया है, केस आधारित प्रश्न रहेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। इन्हीं के आधार पर हम उन लोगों के बारे में कोई भी राय बना लेते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। ठीक है, इसी वजह से हमारा क्या होता है, कई बार व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे कि मतलब हम उन्हें अपनी बातों से, अपनी सोच से हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूर्वाग्रह होता है, किसी के बारे में बिना जाने उसके बारे में राय बना लेना। पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन से पूर्वाग्रह का एक उदाहरण दीजिए। अपने दैनिक जीवन से कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव के लोग गरीब होते हैं। ये जो है लोग, जो शहर के लोग हैं वो सोच सकते हैं कि हाँ गांव के लोग वो अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, हालांकि उनको उस बारे में क्लियर नहीं है, तथ्य नहीं है उनके पास, लेकिन वो सोचते हैं, तो ये पूर्वाग्रह है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वाग्रह का प्रभाव बताइए। तो पूर्वाग्रह से क्या है कि हम उनको दुख पहुंचा सकते हैं। तीसरा है, क्या पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकता है? अपने उत्तर के पीछे तर्क दीजिए। तो पूर्वाग्रह दूसरे का आंसर लोगों को दुख पहुंचता है। तीसरा नहीं, पूर्वाग्रह से अन्य लोगों को समस्या ही होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल कैसा क्षेत्र होता है? यह वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी क्या है? एक स्रोत है। तो इसमें क्वेश्चन रहेगा 11.1, प्राकृतिक पर्यावरण का कोई एक उदाहरण आपको देना है। तो क्या उदाहरण हो जाएगा? पेड़ पौधे या कोई अन्य एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है, स्थल मंडल पर स्थित विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में बताना है। तो स्थल मंडल पर कैसी आकृतियां हैं? पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के महत्व की व्याख्या करनी है। तो स्थल मंडल का महत्व क्या है? स्थल मंडल पर हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, घास स्थल आदि प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ से आप इसको एक बार गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पाओगे। इन्हीं में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो वीडियो पॉज करेंगे और इसको पढ़ेंगे। मराठों के सैन्य अभियानों की कोई एक विशेषता जो है वो आपको बतानी है। तो सैन्य अभियान की एक विशेषता क्या रहेगी? किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेकर शहरों और कस्बों पर वो हमला करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मराठे अपने जीते हुए राज्यों को कौन कौन से कर एकत्र किया करते थे? तो कौन कौन से कर लगाते थे? चौथ और सरदेशमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा जीत लेते तो क्या भारत की स्थिति कुछ अलग होती? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क आपको देना है। तो अगर भारत के अधिकांश हिस्सों पर क्या होता? मराठों का शासन होता, अगर मराठा जो है युद्ध जीत लेते तो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो इसमें क्या दिया गया है, ये गद्यांश जो है वो इस्पात के बारे में है, लोहे के बारे में है। ठीक है, इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जाता है, इस्पात यानी स्टील, और इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर इससे मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें दिया गया है। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक ये सब इस्पात से बने हैं। सेफ्टी पिन, सुइयाँ ये सभी इस्पात से बने होते हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। ठीक है, पाइपलाइन में इसका यूज़ होता है। तो ये सभी पूरा पैराग्राफ जो दिया गया है ये इस्पात से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या होती है। तो मिश्र धातु क्या है, कई धातुओं को मिलाकर जो बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो धातुओं के मिश्रण से बनी धातु क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, मिश्र धातुओं का महत्व बताइए। तो मिश्र धातुओं का महत्व क्या है। मिश्र धातुएं जो हैं वो इस्पात को कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। जैसे क्या है कि जैसे स्टील एक मिश्र धातु है तो उस पर जंग नहीं लगता, कठोर भी है, दृढ़ भी है, इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस्पात हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, उदाहरण सहित बताइए। तो इस्पात कैसे उपयोगी है, इससे रेलगाड़ी, ट्रक व ऑटो इस्पात से बनी होती हैं। सेफ्टी पिन, सुइयाँ जो है वो सब किससे बनी है, वो सभी इस्पात से बनी होती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानचित्र आधारित प्रश्न है। भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर आपको किन्हीं 5 स्थानों को अंकित करना है और उनके नाम लिखने हैं। दिल्ली, कानपुर, बनारस, झांसी, लखनऊ, मेरठ, इनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से मैच कर लेंगे। तो ये क्या है, ये दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे यूपी में क्या है, मेरठ है। इधर क्या हो जाएगा, ये लखनऊ, कानपुर, और इधर जो है ये क्या है, झांसी है, और यहाँ पे क्या है, वाराणसी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैप जो, और काफ़ी बार यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर अच्छे से जो है वो आप कर लीजिए। तो ये था स्टूडेंट्स कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।